बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ के आज के फ़ैसले ने तहलका मचा रखा है। हमारे अपने सहाफ़ी फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ये फ़ैसला काजी फ़ाइज़ साहब ने कब दिया, इस केस की समाअत कब हुई, और ये जो पर्टिकुलर रिमार्क्स है क्या ये काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा है, अगर कहा है तो क्या वाकई इस अंदाज़ से कहा है। तो सबसे पहले तो काजी फ़ाइज़ साहब का ये जो फ़ैसला है किस मामले पे है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर जो काजी फ़ाइज़ साहब के रिमार्क्स हैं वो रिमार्क्स आपको बताएंगे, और फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मामला ये था कि कराची कैंटोनमेंट जो कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है और फैसल शारा फैसल पर जो कैंटोनमेंट है उनकी तरफ से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, और मामला ये हुआ था कि प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया। जैसे डॉक्टर्स होते हैं उन पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है, वकला होते हैं उन पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है। तो कैंटोनमेंट की तरफ से, कराची के कैंटोनमेंट्स की तरफ से उन टैक्सों की वसूली की जा रही थी, लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे थे उनका एतराज़ ये था कि ये टैक्स कैंटोनमेंट बोर्ड हमसे वसूल नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। तो मामला चला जाता है सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने इस टैक्स की वसूली को कलअदम करार दे दिया। इस फैसले के ख़िलाफ़ कराची कैंटोनमेंट्स बोर्ड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और इस पर जो पहली समाअत हुई थी उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया था और कहा था कि आप केस की आइंदा समाअत पे तैयारी करके आइएगा। तो आज काजी फ़ाइज़ साहब बेंच को हेड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अत्तर मिनिल्ला साहब थे। तो काजी फ़ाइज़ साहब ने पहले तो ये रिमार्क्स दिए कि ये जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं ये तो फ़ौज को दिए गए थे एक पर्टिकुलर मकसद के लिए कि वो अपनी जो मामलात हैं इस कैंटोनमेंट के अंदर उसको स्ट्रीमलाइन कर लें, उसको देखें, वहाँ पे बैठ के अपने मामलात को देखें। लेकिन ये तो कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, शॉपिंग प्लाज़ा बनाए जा रहे हैं। कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे जो कमर्शियल सरगर्मियाँ कैंटोनमेंट में हो रही हैं उसका इख्तिताम कहाँ पे है, टैंक कहाँ पे खड़ा है, कैंटोनमेंट कहाँ पे है, और इस अंदाज से कमर्शियल सरगर्मियाँ। और फिर साथ में काजी फ़ाइज़ साहब ने एक और बड़ा अहम सवाल उठाया कि एम्बेसी का उन्होंने हवाला दिया कि आप अगर किसी मुल्क की एम्बेसी में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा सिक्योरिटी चेक होता है। हमारे पाकिस्तानी अगर अपने कंटोनमेंट्स में जाते हैं वहाँ पर भी बड़ा सिक्योरिटी चेक होता है, आपको नाकों पे रुकना पड़ता है, अपनी शनाख्त करानी पड़ती है। तो ये इस तरह का सिलसिला क्यों है। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि एक बड़े अहम रिमार्क जो उन्होंने दिए कि अब मुल्क के इदारे जो है अपनी डोमेन में आ रहे हैं, अपने दायरे में आ रहे हैं, और उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि बाकी जो इदारे हैं वो भी इस ट्रेंड को, इस रुझान को जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, ये रिमार्क्स देने के बाद काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये जिस तरीके से टैक्स वसूल किया गया, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल से, ये जमहूरियत और जो ट्रांसपेरेंसी, जो शफाफियत है उसके भी मुनाफी है। तो इस टैक्स को आज काजी फ़ाइज़ साहब के 3 रुकनी बेंच ने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया है, और कहा कि ये जो अपीलें आई हैं इसको जुर्माने के साथ हम डिसमिस करते हैं। और ये भी हुक्म दिया गया कि जिन लोगों से ये पैसे, ये टैक्स रिकवर किया गया या जिन लोगों ने अदायगियाँ की हैं उनको ये टैक्स जो है वो वापस किया जाए। तो ये बड़ा अहम फ़ैसला आज काजी फ़ाइज़ साहब ने दिया है। उस फैसले का मीडिया की मार्केट में तो काफ़ी हद तक जो है वो तहलका मचा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी खबर आपके साथ जो मरियम नवाज़ को चार्जशीट करने से मुतल्लिक़ है, उस पर आने से पहले एक छोटी सी मैं दुरुस्तगी करना चाहूँगा। इससे प्रीवियस व्लॉग में जो परवेज़ इलाही साहब का केस था उसमें गलती से जज साहब का नाम जो कि शाहरुख अर्जुमन साहब थे, मैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब किया गया। तो एक तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसमें माज़रत भी करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इस केस की समाअत के बाद जब परवेज़ इलाही साहब को जुडिशल किया गया तो साफ़ियों के साथ उनके जो सवाल जवाब हुए, जो इंटरेक्शन हुआ, उसमें एक तो परवेज़ इलाही साहब ने शिकवा किया कि मुझे खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, और खाना अच्छा ना मिलने से परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मेरी सेहत का आलम, मेरी सेहत की सूरत हाल आप देख सकते हैं। लेकिन एक शरारती साफ़ी भी तो बीच में होते हैं ना हमारी तरह के। एक शरारती साफ़ी ने सवाल पूछा कि परवेज़ इलाही साहब, नवाज शरीफ जेल में होते थे तो उनके बच्चे लंदन में थे, वो उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे, आप भी जेल में हैं तो आपके बेटे आपके साथ मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं आते। तो इस सवाल को बड़े अपने अंदाज से उन्होंने वेल लेफ्ट किया परवेज़ इलाही साहब ने, और जो पहले कह रहे थे कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हालात अच्छे नहीं हैं, तो सहाफ़ी के सवाल के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं बिल्कुल जेल में ठीक हूँ। तो फिर एक और सहाफ़ी ने सवाल दागा कि क्या आप पीटीआई के साथ रहेंगे या आप पीटीआई को छोड़ जाएंगे।
तो इस पे परवेज़ इलाही साहब ने स्टांस लिया, कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और ये जो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ ये इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ और साथ रहूँगा। तो एक तनाज़ुन ये मामला हो गया। इसके अलावा अदालत में एक और केस भी था अली वज़ीर साहब का, टेररिस्ट को फैसिलिटेट करने के हवाले से। उसमें आज जो तफ्तीशी थे मुनीब ज़फ़र साहब, उन्हें आखिरी समात पे अदालत ने कहा था, जज साहब ने कहा था कि आप इस केस में चालान लेके आएँ। तो आज भी अली वज़ीर के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर साइड की तरफ से, प्रोसिक्यूशन साइड की तरफ से चालान दाखिल नहीं किया गया। तो जज साहब ने केस की समात को 8 नवंबर तक मुलतवी किया है और प्रोसिक्यूशन से कहा है कि आइंदा समात पर आप मुलज़म के ख़िलाफ़, मुलज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो जो चालान होता है जिसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ होता है, आप वो चालान जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। अब आ जाते हैं जो मरियम नवाज़ साहिबा को चार्जशीट किया गया, इसका पस मंज़र पहले आपके साथ शेयर कर लें। जो कल मीडिया पे ख़बरें चलती रहीं जिसकी तस्दीक खुद जुनैद सफदर ने की, और वो ख़बर थी जुनैद सफदर और आयशा साहब की तलाक़ के हवाले से। लेकिन जुनैद सफदर साहब ने कल जो कहा कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें अपनी डिवोर्स की उस पोस्ट में तस्दीक कर दी थी कि हमारी जो डिवोर्स है वो फ़ाइल हो चुकी है और 1 साल से ये मामला चल रहे थे। लेकिन अब उसी इशू पर जो उनकी साबका अहलिया हैं जुनैद सफदर की, आयशा सैफ खान, उनकी तरफ से एक आप यूँ कहें कि मौक़िफ़, उनका स्टांस सामने आया है। और उस स्टांस में अगर उसको आप पढ़ें, जो भी उसके मंदरजात में आपके साथ शेयर करूँगा, उसको पढ़ने के बाद लगता ऐसे है कि साबिक़ बहू ने अपनी साबिक़ सास को और साबिक़ ख़ामंद को चार्जशीट कर दिया है, यानी उन पर फ़र्द जुर्म लगा दी है और ख़ुद को उन्होंने एग्ज़ोनेट कर लिया है, एग्ज़ोनरेट कर लिया है कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, कसूर अगर था तो मेरे ख़ामंद, साबिक़ ख़ामंद जुनैद सफदर का था या फिर मरियम नवाज़ का था। अब वो क्या कहती हैं, एक तो कहती हैं कि जो मामला चल रहा है ये डिवोर्स की ख़बरों के हवाले से, इसको मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ। ये दुरुस्त है कि दौलत और जो आसाइश होती है उसका ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है, और आगे वो लिखती हैं कि ताहम सुकून और जो प्यार है बड़ा अहम होता है, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। यानी जुनैद सफदर की साबिक़ अहलिया कह रही हैं कि शादी करने के बाद जो मुझे सुकून चाहिए था वो सुकून मुझे उसके साथ शादी करके नहीं मिला। और आगे कहती हैं कि मुझे सुकून और प्यार नहीं दिया गया जो कि हर औरत जो है अपने ख़ामंद से एक्सपेक्ट करती है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी डिवोर्स पे खुश हूँ। यानी वो अफसरदगी या अफसोस नहीं बल्कि खुशी का इज़हार कर रही हैं कि जैसे वो एक बंदा कहीं कैद से निकल के जाता है, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कैद से निकल के जो उनको खुशी, मतलब एक अफसोस होना चाहिए तलाक, क्योंकि कोई अच्छा एक इसको तो नहीं समझा जाता, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ इसके ऊपर। आगे वो कहती हैं कि मेरी प्राइवेसी, ये बड़ा अहम नुक्ता है। यानी पहले तो अपने साबिक़ ख़ामंद को चार्जशीट किया आयशा ने कि मुझे सुकून और प्यार नहीं दिया गया जो कि हर औरत अपने ख़ामंद से एक्सपेक्ट करती है, तो वो ये शिकवा अपने साबिक़ ख़ामंद जुनैद सफदर से कर रही थी। अब अगले 2 जुमलों में वो अपनी साबिक़ सास को चार्जशीट कर रही हैं। कहती हैं कि मेरी प्राइवेसी मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन मेरी सास इस बुनियादी इंसानी चीज़ को नहीं समझती थी। यानी वो कह रही हैं कि मुझे प्राइवेसी जो मिलनी चाहिए थी एक ख़ामंद को, एक बीवी को, वो प्राइवेसी मेरी सास मरियम नवाज़ ने मुझको फ़राहम नहीं की, और इस बुनियादी चीज़ को उनकी सास साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा नहीं समझती थी। तो ये एक मामला जिस तरीके से जुनैद सफदर साहब ने कुछ कहा वो आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर कर दिया। आज जो आयशा सैफ ने कहा, जो उनकी पोस्ट है इंस्टाग्राम की, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, एक और ख़बर है नवाज शरीफ के हवाले से। उस ख़बर पे आने से पहले नाज़रीन 2 ख़बरें, जिनका एक ख़बर का तो मैंने कल ज़िक्र किया था कि कोई 5 एंकर्स को बड़ी मालियाती ऑफ़र्स की गई है, उस पर हम रात को बात करेंगे। और इमरान खान साहब के हक़ में काजी फ़ैसल साहब की अदालत से एक फ़ैसला आया है जिसको नज़रअंदाज किया गया, अब तक उस पर बात नहीं की गई। उस फ़ैसले पर अगले वीडियो लॉग में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अब आ जाते हैं जो नवाज शरीफ की ख़बर है। आज नाज़रीन जो ख़बर मीडिया पे चलती रही कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को दुबई से रवाना होंगे और सुबह 8 बजे उनका तैयारा दुबई से लाहौर के लिए रवाना होगा, और उस तैयारे में 152 अफराद, जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी के
लोग भी होंगे, यानी पार्टी के अहम रहनुमा, साबिक वफाकी वज़रा और साफ़ी भी होंगे। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये त्यारा जो है वो 12:30 बजे लाहौर में लैंड करेगा और मीनार पाकिस्तान पे जलसा भी रखा गया 21 अक्टूबर को। और इस जलसे के हवाले से एक तहरीरी एप्लीकेशन मुस्लिम नवाज़ ने डिप्टी कमीशन लाहौर को दे दी है। तो एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, पिछले दिनों एक स्टेटमेंट इसहाक डार साहब का था कि नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का कोई ख़दशा नहीं, वो ट्रांजिट बेल भी ले सकते हैं और प्रोटेक्टिव बेल भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अज़हर सदीक़ साहब ने जो ट्वीट किया था या जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वो सफ़ीना खान के साथ जो उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ बेल लेने के लिए, प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब साले जाफ़र साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और रोज़नामा जंग से वाबस्ता, सालों से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक ख़बर दी है, लेकिन इस खबर में उन्होंने ज़राए को कोट नहीं किया। मतलब ज़राए से जो आप ख़बर देते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि आपको सुनने में, बताने में, समझने में कोई 1-2% की जो है वो गलतफ़हमी भी हो सकती है, या ज़राए से ख़बर जो है वो उससे ज़्यादा जो ऑथेंटिक ख़बर होती है वो होती है जब किसी बंदे को कोट कर ख़बर दी जाए। अब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इरफान सदीकी साहब को कोट किया उन्होंने अपनी ख़बर में साले जाफ़र साहब ने। साले जाफ़र साहब ये लिखते हैं कि इरफान सदीकी साहब का ये दावा है कि जो नवाज शरीफ की वापसी है दुबई से पाकिस्तान, इस वापसी के दौरान उनकी टेक्निकल लैंडिंग हो सकती है लाहौर की बजाय इस्लामाबाद में। अब इसमें जो मैं ख़बर देख रहा हूँ, जिस पर मतलब मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करना चाह रहा हूँ। अब साले जाफ़र साहब लिखते हैं कि टेक्निकल लैंडिंग लाहौर में, ज़ाहिर सी बात है टेक्निकल लैंडिंग क्या हो सकती है, वो तो आपने कोई ईंधन भरवाना है, फ्यूल भरवाना है, तब आपकी टेक्निकल लैंडिंग हो सकती है। लेकिन साले जाफ़र साहब लिखते हैं कि जो इरफान सदीकी साहब ने कहा कि एक छोटी सी जो परवाज़ है या जो लैंडिंग है उसकी पेमेंट लग सकती है लाहौर की बजाय इस्लामाबाद के लिए, और चंद कानूनी अमूर निपटाने के लिए नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद में लैंड कर सकते हैं। अब कानूनी अमूर क्या हो सकते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है, आज हसन अयूब साहब ने ख़बर दी है, वो भी सहाफ़ी हैं, एयरवाई न्यूज़ पे रिपोर्टर प्रोग्राम में बैठते हैं, तज़किया करते हैं। उन्होंने कहा कि हिफाजती ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल की जाएगी। ज़ाहिर सी बात है कि वो जो रेलेवेंट कोर्ट बनती है जहाँ पे केसेस सुने गए नवाज शरीफ के, एवन फील्ड के, अल अज़ीज़िया के, फ्लैगशिप के, वो हाई कोर्ट में डिसमिस किए गए, वहाँ से इश्तिहारी करा दिया गया, तो वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल बनती है। लेकिन साथ में वो ये भी लिखते हैं कि अगर नवाज शरीफ के पेश हुए बगैर उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई तो ये जो जहाज़ का रुख है जो लाहौर की बजाय उसका रूट जो है इस्लामाबाद की तरफ किया जाएगा, फिर इसकी हाजत, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन इरफान सदीकी को कोट करते हुए साले जाफ़र साहब लिखते हैं कि ये जो एक ज़रूरत है कि एक टेक्निकल लैंडिंग हो या कानूनी अमूर को निपटाने के लिए नवाज शरीफ लाहौर की बजाय पहले इस्लामाबाद में लैंड करें, ये तो ज़मानत का मामला भी हो सकता है। लेकिन जो भी इसमें मामलात हैं, फ़िलहाल इसमें तजस्सुस बरकरार रखते हुए जो अहम चीज़ें हैं उनको खुफिया रखा जा रहा है। अच्छा, इस खबर में एक मुलाकात की बात भी की गई कि इस्लामाबाद में लैंड करने के बाद नवाज शरीफ की कोई मुलाकात भी वहाँ पे हो सकती है, तो वो लगता नहीं है। और जो आज शेड्यूल जारी किया गया है उससे ऐसा लगता है कि अब त्यारे का रुख जो है वो ग़ालिबन लाहौर ही रहेगा और इस्लामाबाद की जानिब उसको नहीं मोड़ा जाएगा। और एक्चुअल ख़बर आपके साथ हम पहले शेयर कर चुके हैं कल के ग़ालिबन वीलॉग में या परसों के वीलॉग में, कि ये जो बेल एप्लीकेशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, इसके लिए जो तारीख़, जो डेट फोकस की गई है वो 16 अक्टूबर की बताई गई है कि 16 अक्टूबर को फ़ाइल होगी और 17 अक्टूबर को इस पर हेयरिंग की दरख्वास्त भी दे दी जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगला हफ़्ता 15 अप्रैल से अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो मंगल के रोज़ ये पटिशन आएगी और बुध के रोज़ इस पर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी को नोटिस नहीं करना, ये मुल्ज़म की अदालत के सामने दरख्वास्त ये होगी कि मैं आपके सामने आके सरेंडर करना चाहता हूँ, आपकी अदालत के सामने ख़ुद को आपके रहमो करम पे छोड़ना चाहता हूँ, तो मुझे आपकी अदालत तक आने की इजाज़त दी जाए, इस दौरान मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। तो मोस्टली केसेस में इस तरह की ज़मानतें मिल जाती हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।